रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले स्टेप पे बात करने जा रहे हैं, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से याद करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वर्ड पे हम गौर करें तो इसका लिटरल मीनिंग है, एक्चुअली ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। ग्लाइको मीन स्वीट, ग्रीक वर्ड है, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वीट से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल शुगर्स, मोनोसैकेराइड्स, स्पेशली ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का टूटना, कहां तक टूटना? अप टू पायरोवेट, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। लिटरल मीनिंग जो है ग्लाइकोलिसिस का है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, और ये शुगर मोस्टली कौन होती है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। These are all monosaccharides. My dear students, ग्लाइकोलिसिस को अगर डिफाइन करें तो ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जो साइटोसोल ऑफ द सेल में होता है। व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? साइटोसोल। एक्चुअली ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके एंजाइम सेल के साइटोसोल में डिसॉल्व होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, साइटोसोल ऑफ द सेल में होने वाला वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसका फर्स्ट सबस्ट्रेट, फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, और इसी मॉलिक्यूल की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो दो पायरोवेट हैं। तो वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर एक्चुअली हमारे पास पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके डिटेल स्टेप्स पे बात करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने डाइट में यूज किए, हमारी जीआईटी के अंदर उनकी डाइजेशन हुई, और जीआईटी में डाइजेशन के बाद आइलियम से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज हमारे ब्लड में आ गए, और फर्ज करें ये ग्लूकोज हमारे मसल सेल में आ गए, या किसी भी सेल में जहां पे ये यूटिलाइज होता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है और इसमें से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पे बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में से खास किस्म की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू एंटर होता है। तो याद रखिएगा, वो प्रोटीन्स जो सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को पॉसिबल करती हैं, इसको ग्लट कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे सेल्स और टिश्यू में अभी तक 14 किस्म की ग्लट जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इन्हीं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के जरिए ये मोनोसैकेराइड, स्पेशली ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल में एंटर होता है, और हमारे सेल में एंटर होकर एक कैटाबॉलिक पाथवे की सीरीज चलती है। तो वो कैटाबॉलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज की पायरुवेट तक ब्रेकडाउन होती है, और साथ हमें एटीपी मिलते हैं, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और साथ हमें एनएडीएच की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही कैटाबॉलिक पाथवे को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो आए, ये 10 सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। तो जो पहले 5 रिएक्शन की सीरीज है, इसको प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और जो 6 से लेकर 10 रिएक्शंस की जो सीरीज है, इसको ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो लेट्स टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेप,
द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाता है तो वो सेम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के बाहर भी जा सकता है। तो सेल फौरन इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फास्फोरिलाइज करता है, फास्फोरिलेशन होती है इसकी, ताकि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर रिटेन रहे और सेल से बाहर ना जा सके और इसकी ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो स्टेप जिसमें ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होती है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है, इस स्टेप को हम फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फास्फोरिलाइज होता है तो ये सेल के अंदर रिटेन कर जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जाता। एक इसका एडवांटेज ये है, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ओवरऑल जो ग्लूकोज का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है विद इन द सेल, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ग्लूकोज है उसको सेल में एंटर होने में आसानी होती है, एंड ग्लूकोज मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ गलट, एंड दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए हमारे सेल्स में एंटर होने के बाद फास्फोरिलाइज होता है, और वो पहला एंजाइम जो इस स्टेप को कैटालाइज करता है दैट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मीन 6 कार्बन वाली शुगर पे काइनेज एक्टिविटी होती है। ये वो एंजाइम है जो मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में काम करता है। मैग्नीशियम आयन इसका कोफैक्टर है, एक्टिवेटर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जो एटीपी को ब्रेक करता है, इसका टर्मिनल फास्फेट ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे अटैच कर देता है। इस स्टेप को फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हेक्सोकाइनेज की ये जो एक्टिविटी है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। याद रखिएगा, ग्लूकोज में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलिसिस होता है, तो इसकी एंड प्रोडक्ट्स पायरुवेट तो बनती हैं। असल चीज क्या है, हमें 2 NADH और 4 ग्रास ATP मिलते हैं, और अगर नेट ATP की बात करें तो वो 2 नेट ATP होते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्टेप नंबर 2, 3 और 9 तक जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये इस कैटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो पहला रिएक्शन जिसमें एटीपी का एक फास्फेट यूज हुआ है और ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया, इसे प्राइमिंग रिएक्शन भी कहते हैं। प्राइमिंग रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही है, आपने हैंड पंप्स देखे होंगे। हैंड पंप्स में जब पानी का लेवल डाउन हो जाता है तो उसमें ज्यादा पानी निकालने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि हम ज्यादा पानी उससे ले सकें। सेम इसी तरह ग्लूकोज के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में एनर्जी है, उसमें से ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेल स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 पे 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल, एटीपी के मॉलिक्यूल इन्वेस्ट करता है। तो इसी वजह से एटीपी का वो स्टेप जहां पे पहला स्टेप एटीपी यूज हो रही है उसको, और तीसरे स्टेप को जहां पे एटीपी यूज हो रही है, इन दोनों रिएक्शन को प्राइमिंग रिएक्शन या प्राइम रिएक्शंस कहते हैं। और देखेंगे आप, इन्हीं एटीपी की मदद से ये ग्लूकोज हाईली फास्फोरिलाइज होकर हमें 7वें और 10वें स्टेप पे 4 एटीपी के मॉलिक्यूल यील्ड करेगा। तो आए उसी की तरफ जो है सफर हम गामजन कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो याद रखिएगा, हमारे अक्सर सेल्स में ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज कैटालाइज करवाता है। कीप इट रिमेंबर, वो सेल्स जहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, सच एज आर लिवर सेल्स, हमारी GIT से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जब ब्लड हमारे लिवर में जाता है तो वहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ये लो रेंज ऑफ ग्लूकोज में एफिशिएंट होता है, जबकि इसका एक चौथा वेरिएंट है, इसकी 4th टाइप है हेक्सोकाइनेज 4, और हेक्सोकाइनेज 4 का आम लफ्जों में नाम है ग्लूकोकाइनेज। तो हमारे लिवर के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स यही एंजाइम कहलाता है ग्लूकोकाइनेज।
तो याद रखिएगा, ये जो प्रिपरेटरी फेज है इसका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 जो है, एक्चुअली इन्हें एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। इट इज कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो पहले स्टेप में सिंपली ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन हुई, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, और इसी ग्लूकोज 6 फास्फेट में रीअरेंजमेंट होती है, मीन इसकी आइसोमेराइजेशन होती है, और यही मॉलिक्यूल आइसोमेराइज होकर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में एक और एटीपी का फास्फेट ऐड जब होता है तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, वो एंजाइम माय डियर स्टूडेंट्स जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड PFK1 फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और ये वो रिएक्शन है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस का इरिवर्सिबल फेज स्टार्ट होता है। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 जो है ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट अगेन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इस तरह फ्रुक्टोज 6 फास्फेट अगेन ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होता, किसकी मौजूदगी में, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की। ये पहचान है, ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ प्रोपेल करता है। तो याद रखना, जब सेल के अंदर एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो बढ़ा हुआ एटीपी का लेवल फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करता है। तो याद रखना, जब एटीपी फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देती है तो फर्दर ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का फॉरवर्ड नहीं होता, और 7वें और 10वें स्टेप में जो एटीपी बनती है वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं होती, आस्ता आस्ता बढ़ा हुआ एटीपी का लेवल सेल के अंदर नॉर्मल हो जाता है। यही वजह है इस स्टेप को, ग्लाइकोलाइसिस के इस स्टेप को रेगुलेटरी एंड कंट्रोल स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो चौथा और 5वां स्टेप है इसमें क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट जो है बिस फास्फेट, ये 2-3 कार्बन वाली शुगर में कन्वर्ट होता है। तो याद रखना, एक्चुअली फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की जो ब्रेकडाउन होती है DHAP में और G3P में, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इस स्टेप को क्लीवेज फेज कहते हैं, क्लीवेज फेज ऑफ प्रिपरेटरी फेज, क्लीवेज फेज है। तो याद रखना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 रिएक्शंस ग्लूकोज से हमें 3 कार्बन वाली 2 शुगर्स मिलती हैं जिन्हें ट्राइओसिस कहते हैं। एक का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरे का नाम है G3P, और ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। तो याद रखना, DHAP फाइनली G3P में ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, यहां से इसलिए रिएक्शन 2 वे में स्टार्ट हो गया है। तो याद रखना, जो छठा रिएक्शन है एक्चुअली यहाँ पे G3P की शुगर्स की ऑक्सीडेशन होती है, दैट्स वाई इन अगले 5 रिएक्शन के फेज को ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं, और इस फेज को माय डियर स्टूडेंट्स पे ऑफ फेज भी कहते हैं, इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। यही वो फेज है जो एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल सेल ने इन्वेस्ट किए थे इस रिएक्शन में, अब वो यहाँ पे बैक होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, छठे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में, वो G3P को 1,3-BPG के अंदर कन्वर्ट करता है। तो याद रखना, यहां से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो NAD के अंदर ऐड होते हैं। तो एक्चुअली G3P डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है जिसका को एंजाइम NAD है। तो G3P ऑक्सीडाइज होकर जिसमें एक एक फास्फेट ऐड होता है, ये 1,3-BPG के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि NAD की रिडक्शन होती है, इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं तो यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का, जहाँ पे हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं और रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है। अब ये जो 1,3-BPG है, फर्दर इसकी रीअरेंजमेंट होती है और यहां से 7वें स्टेप में एक फास्फेट उतरता है, ADP पे ट्रांसफर होता है और ATP में कन्वर्ट होता है, और इस ATP के बनने को हम
सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। ये है वो स्टेप जहां पे एटीपी बनती है। माय डियर स्टूडेंट्स, 8वें स्टेप के अंदर 3Pg एक्चुअली रीअरेंज होकर 2Pg के अंदर कन्वर्ट होता है और यहां से वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। वाटर रिलीज होता है 2Pg से, इधर से भी वाटर रिलीज होता है और 2Pg फाइनली कन्वर्ट होता है पेप के अंदर, फास्फिनोल पायरुवेट। और फाइनली पेप से जब फास्फेट रिमूव होता है तो वो एडीपी पे ट्रांसफर होता है और यहाँ पे 2 और एटीपी के मॉलिक्यूल। तो 7वां और 10वां स्टेप जो है, यहाँ पे 2-2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं और यहाँ पे दोनों जो मैकेनिज्म है एटीपी के बनने को, इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस पाथवे हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो एक्चुअली हमें ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में छठे स्टेप पे 2 NADH मिलते हैं, 7वें और 10वें स्टेप पे 4 ATP मिलते हैं, ये आउटपुट है। और 7 एंड पे हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो यही वजह है ग्लूकोज का पायरुवेट तक टूटना और ब्रेकडाउन होना। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस।